अपने राइट्स के असाइनमेंट पर, एनफोर्समेंट पर। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जाम्पल ऑफ सच एनफोर्समेंट। इस एनफोर्समेंट के एग्जाम्पल है एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने किसी और को प्रोवाइड कर दिया है तो आप चाहे वो उसको मेंबर है या नहीं, आप उसको स्यू कर सकते हैं। डिफरेंस एज टू कंसिडरेशन बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ। इंडियन एंड इंग्लिश लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है कंसिडरेशन को लेकर? Despite similarities in other respects, there is dissimilarity between the Indian and English law so far as consideration is concerned. Consideration के बेस पर कई सारी dissimilarities भी है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के अंदर देखें। existence of consideration अंडर इंग्लिश लॉ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू टाइप्स, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। इंग्लिश लॉ के अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक सील के अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज मैंडेटरी वेयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील इज वैलिड विदाउट ए कंसिडरेशन। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो जो इंग्लिश लॉ के अंदर कंसिडरेशन जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन सील के अंडर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। The Indian Contract Act under Section 25 stipulates compensation mandatory in any contract. Compensation इसके अंदर होना चाहिए. So does the English law. ठीक है, सिंपल जैसे उसके अंदर होता है हमारे इंडियन लॉ में मैंडेटरी होता है, ठीक है। Adequacy of consideration. Indian and English law both do not recognize the inadequacy of consideration. As per Indian law, inadequacy of consideration does not make a contract invalid. देखो इंडियन लॉ के अंदर अगर कंसिडरेशन इनवैलिड इनएडिक्वेट भी है तो भी वो वैलिड कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। But the law reserves the rights to let the court investigate the adequacy of consideration to determine whether the contract was to free consent. लेकिन लॉ के पास ये राइट जरूर होता है कि वो चेक कर सकता है कि भाई ये फ्री कंसेंट में तो फ्री कंसेंट थी या नहीं थी पार्टी की। भाई मान लो किसी ने 10,000 रुपये में अपना स्कूटर बेच दिया जबकि उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, तो कोर्ट के पास ये राइट जरूर होता है कि उसके बारे में वो छानबीन जरूर कर सकती है कि भाई इसने क्यों इतने कम में ये चीज़ बेची, ठीक है। भाई फ्री कंसेंट में था या उसको डरा धमका कर इतने रुपए मांग गए उससे, ठीक है। English law also stipulates the existence of consideration, but it does not delve into the adequacy of consideration. It only stipulates that there is a consideration. ये भी वही सेम है कि भाई इसके अंदर भी कंसिडरेशन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। कंसिडरेशन ऑन हुज बिहाफ, कंसिडरेशन किसके बिहाफ पे होगी? अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन कैन ओनली बी गिवन बाय द प्रोमिजी के द्वारा ही दी जाएगी। अदर देन द प्रोमिजी नोबडी कैन गिव सच कंसिडरेशन। इसमें देखो कोई और अदर थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं पे कर सकती, सिर्फ जो प्रोमिजी है वही कंसिडरेशन पे करेगा। बट इंडियन लॉ परमिट्स अदर पर्सन प्रोमिजी टू प्रोवाइड द कंसिडरेशन। लेकिन इंडियन लॉ में थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन को पे कर सकता है, जो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। पास कंसिडरेशन, देखो इंडियन लॉ में पास कंसिडरेशन होती है बट इंग्लिश लॉ में पास कंसिडरेशन नहीं होती। पोजीशन ऑफ अ स्ट्रेंजर, इंग्लिश लॉ डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू द स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन वेयर एज स्ट्रेंजर कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन अंडर द इंडियन लॉ। देखो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन को इंडियन लॉ कोई भी पोजीशन नहीं देता, अपने ग्रांट नहीं देता अपने लॉ के अंदर, लेकिन इंडियन लॉ जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन को थोड़े से राइट्स देता है, ग्रांट देता है। अब देखिए आगे अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। देखो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, जो कानून के अंतर्गत आने चाहिए, अनलॉफुल नहीं। जो कानून से बाहर है वो इलीगल होगी। यानी कि हमने बात करी थी कि कंसिडरेशन ऑलवेज रियल, लीगल एंड सर्टेन, लेकिन अगर इसकी अपोजिट हो जाती है अनरियल, इलीगल एंड अनसर्टेन हो जाती है तो वो अनलॉफुल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी देखो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। इट इज़ एन एक्ट इफ एन एक्ट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। आपने कोई ऐसा कार्य किया जो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ उसको मना करता है करने के लिए, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी, आप उसके लिए सू नहीं कर सकते। मान लो हमारे लॉ के अंदर, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कुछ चीज़ बैन है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप कर रहे हो फिर भी, तो वहाँ पर आप किसी को स्यू नहीं कर सकते कंसिडरेशन पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो एक्ट है जो आपने किया है वो फॉरबिडन बाय लॉ है। इफ एन एक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर लॉ के कोई भी प्रावधान को आपका कोई एक्ट है उसको डिफीट करता है, लॉ के प्रावधान को
डिफीट करा जाता है आपके कोई काम से, तो वो काम जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन के अंदर आएगा, आप सू नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, आपने कोई काम किया है, वो लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉड किया है आपने, तो फ्रॉड के अंतर्गत आप जो कंसिडरेशन जो लोगे वो अनलॉफुल होगी, क्योंकि आपने फ्रॉड करके पैसे कमाए हैं। तो उस पैसे अगर वो आपको कोई दे नहीं रहा है आपको पैसे, तो आप उसके अंतर्गत लॉ को नहीं लेके आ सकते, आप स्यू नहीं कर सकते उस पर्सन को, क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंट एक्ट के अंतर्गत आकर वो पैसे कमाए हैं। ठीक है। इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, अगर आपने किसी और दूसरे पर्सन को इंजरी करी है, ठीक है, उसको मारा मुरा है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी हत्या ली है, तो उसके अंतर्गत भी आप जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन ले रहे हैं। ठीक है, आपकी कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, और यहाँ पर आप स्यू नहीं कर सकते हो। इफ़ एनी टू पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग इंजरी टू थर्ड पर्सन, मान लो ए ने बी को बोल दिया सी को मारा, या फिर सी की प्रॉपर्टी मेरे को दिलवा दे, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूँगा, तो वहाँ पर अगर वो पैसे नहीं देता है तो यहाँ पर ये स्यू नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ये काम जो है किसी पर्सन को इंजरी पहुँचाना, उसकी प्रॉपर्टी हत्या लेना, ये सब चीज़ क्या है, अनलॉफुल है। इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए इमोरल, अगर किसी काम को कोर्ट अनैतिक ठहरा देता है, तो उसके अंतर्गत आप जो भी कंसिडरेशन ले रहे हैं वो अनलॉफुल कहलाएगा, क्योंकि जो कोर्ट है वही उसको इमोरल कह रहा है, तो उसके अंतर्गत आप किसी पर्सन को स्यू नहीं कर सकते। आगे है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन में है, विरुद्ध है। पब्लिक पॉलिसी इज अ टर्म विच हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप एंड इंक्लूड्स इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर। पब्लिक पॉलिसी के अंदर यही आता है ना, इकोनॉमिकल पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल कोई भी रिलेटेड इशू होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। द टर्म एज सच इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्कोप and flexibility. It becomes difficult to define exactly what constitute public policy, but जरूरी हम easily define नहीं कर सकते exactly कि public policy क्या है। But one issue is clear that any contract which is against public interest and does harm to it, or it is against the interest of the country is void. देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो पब्लिक के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो वो वॉइड कहलाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप कर भी लेते हो, तो अगर कोई स्यू करना पड़े आपको, तो आप स्यू नहीं कर सकते उसको। सपोज कीजिए पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है, वहाँ पर आपको एक ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिसके अंदर बहुत धुआं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, पब्लिक के लिए वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उसके अगेंस्ट आपको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो एग्रीमेंट कहलाएगा, और आपको वो जो एग्रीमेंट है वॉइड कहलाएगा। ठीक है, देखो सम एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर डिस्कस्ड इन व्हाट फॉलोज। देखो कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, आपने उसके साथ में कोई एग्रीमेंट किया है, जिस कंट्री के साथ में हमारा वॉर चल रहा है, ठीक है, और आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से ये जो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, क्योंकि वो इलीगल है। एन एग्रीमेंट मेड विद एन एलियन कंपनी इन द टाइम ऑफ वॉर इज इलीगल ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अगर आपका अपना वॉर चल रहा है, मान लो किसी कंट्री से अपना वॉर चल रहा है और आप उससे एग्रीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, तो वो इलीगल है। एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, किसी के जो कानून के अपराध के रिगार्डिंग उसको बचाने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो भी इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट इफ़ ए पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको प्रोसिक्यूट सज़ा मिलेगी। द लॉ स्टिपुलेट दैट यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी, उसके साथ आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। एन एग्रीमेंट नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इज़ एन एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इज़ अनलॉफुल। अगर आप उसको बचाने की ट्राई कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल कहलाएगा।
एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के अंदर अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो और इंटरफेयर करने में जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो भी एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, अनलॉफुल कहलाएगा, ठीक है। और वो एग्रीमेंट भी अपना एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, क्योंकि पब्लिक के लिए न्याय जरूरी है और न्याय के अंदर अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो वो पब्लिक के अपोजिशन में कहलाएगा। एग्रीमेंट टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को चेंज करवाना है आपको। एग्रीमेंट विच कर्टेल और एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन आर वॉइड, अगर आप कोई लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन लगाया गया है लॉ ने, उसको एक्सटेंड करवा रहे हो तो वॉइड होगा, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि प्रोविजन ऑफ लॉ को, लॉ के प्रावधान को डिफीट करना, हराना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए गिव्स अ लोन ऑफ 10,000 टू बी and makes an agreement that he will have the right to sue B even after 3 years, लेकिन एग्रीमेंट होता है he will have the right, उसके पास राइट है कि वो B को 3 साल बाद भी sue कर सकता है, it would be void agreement, ये void agreement है। एग्रीमेंट फॉर procuring public office or title by bribe, किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी अपना काम कराना ब्राइब देकर, रिश्वत देकर, रिश्वत दिया है आपने और उसमें कह दिया आपको काम करना पड़ेगा, जी मैंने आपको 1 लाख रुपए रिश्वत दी है, नहीं तो आप उसके लिए स्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपने ब्राइब दी है, रिश्वत दी है, ठीक है। अब आपको काम करे या ना करे आप वो स्यू नहीं कर सकते उसको। मैरिज का ब्रोकरेज एग्रीमेंट है, कोई मैरिज तोड़नी है तो उसमें। एन एग्रीमेंट फॉर अरेंजिंग अ मैरिज फॉर अ प्राइस ब्रोकरेज इज वॉइड बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, एक मैरिज को अरेंज करना प्राइस के लिए, मतलब दो बंदों ने, एक बंदे ने दूसरे बंदे को ढूंढ के लड़की दे दी और उसने एक लड़का दे दिया और उनसे प्राइस लिया है, पैसे लिए हैं उस चक्कर में, तो वो वॉइड होगा बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इफ सच ब्रोकरेज इज़ नॉट पेड, अगर वो ब्रोकरेज आपने नहीं पे करी, द ब्रोकर कैन नॉट सू द पार्टी फॉर पेइंग इट, दूसरे पर्सन को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये अगेंस्ट लॉ है। But if the amount of brokerage has been paid and the broker is not able to arrange the marriage, he can be sued for the recovery of the brokerage. लेकिन ब्रोकरेज अगर ब्रोकर को पे कर दी लेकिन फिर वो मैरिज को नहीं करवा पाया तो ब्रोकरेज के लिए आप उसके ऊपर रिकवरिंग के लिए स्यू कर सकते हो, ब्रोकर नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंटल अथॉरिटी को के रिगार्डिंग एग्रीमेंट, ए पेरेंट इज द लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, दिस राइट ऑफ गार्जियनशिप कैन नॉट बी बार्टर्ड अवे बाय एनी एग्रीमेंट, ये जो राइट और गार्जियनशिप है उसको आप बार्टर नहीं कर सकते कि भाई ये राइट ले लो और मुझे पैसे दे दो। इफ एन एग्रीमेंट इज मेड अगेंस्ट द पेरेंटल राइट इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर पेरेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो कि मुझे इसके चाइल्ड को मतलब एज अ पेरेंटल राइट गार्जियनशिप दे दो और मुझसे पैसे ले लो, तो वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, एनी एग्रीमेंट दैट टेंड्स टू क्रिएट अ मोनोपोली इज अगेंस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। सपोज करो एक मार्केट में सिर्फ 4 ही दुकानें हैं सेम एक चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली और बेचने वाली, और वो एग्रीमेंट कर ले उन 3, एक पर्सन जो है चारों में से एक पर्सन एग्रीमेंट कर ले 3 पार्टी से कि भाई तुम इस चीज़ को मत बेचो या फिर मेरे अकॉर्डिंग प्राइस पर बेचो, मैंने बोल दिया ये चीज़ अगर 1000 रुपये की बिकेगी तो 1000 रुपये की ही बेचना, तो ऐसे कोई एग्रीमेंट है और उसको पैसे दे देते हैं उनको, तो वो एग्रीमेंट भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मार्शल ड्यूटी, मैरिटल ड्यूटी, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज़, कोई भी मैरिटल ड्यूटीज़ के अंदर कोई एग्रीमेंट इंटरफेयर करता है तो वो भी किसके अगेंस्ट होगा, पब्लिक पॉलिसी के। सपोज एंड सच एग्रीमेंट दैट इंटरफेयर विद एन हाइंडर और अ पर्सन परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ड्यूटी, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो मतलब मैरिटल ड्यूटीज़ को हाइंडर कर रहा है, उसके बीच में रोक लगा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो वो भी सारे एग्रीमेंट क्या होंगे, पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन में होंगे। जैसे कि एग्रीमेंट दैट एनफोर्स अ पर्सन टू स्टे विद हिज वाइफ पर्सन, कोई एग्रीमेंट हुआ है जो एनफोर्स कर रहा है पर्सन को कि उसको वाइफ के पेरेंट के साथ में रहना पड़ेगा, तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके राइट को एज अ हस्बैंड, एंड वो क्या होगा, वॉइड होगा। एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी,
खुद की पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कोई एग्रीमेंट, हमारी लिबर्टी क्या है कितनी है उसको कोई और पर्सन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, अपोज्ड होगा पब्लिक इंटरेस्ट में। एन एग्रीमेंट दैट अनड्यूली रेस्ट्रिक्ट द पर्सनल फ्रीडम ऑफ द पार्टीज टू इट इज़ वॉइड और एज बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। कोई भी एग्रीमेंट है अपनी पर्सनल हमारी फ्रीडम है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कोई भी एग्रीमेंट, तो वो भी एग्रीमेंट अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी होगा। Agreement to defraud revenue. An agreement with the object of defrauding the revenue authorities is not enforceable. ये एग्रीमेंट किया गया है किसके ऑब्जेक्ट, किस उद्देश्य से कि भाई वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को डिफ्रॉड किया करेगा, वो भी एनफोर्सेबल नहीं होगा, बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द एम्प्लॉयज़ गेट एन एक्सपेंस अलाउंस ग्रॉसली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंस मिल रहा है, एक्सपेंस अलाउंस ग्रॉसली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंस एक्चुअली इनकर्ड, जो एक्चुअली में हुए हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंस मिल रहे हैं तो वो इलीगल होगा। एंड फ्रॉड ऑन रेवेन्यू अथॉरिटीज़, और फ्रॉड माना जाएगा रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। एग्रीमेंट विद इमोरल कंसिडरेशन, कोई भी एग्रीमेंट है अनैतिक है कंसिडरेशन उसकी, तो वो भी क्योंकि वो अनलॉफुल हो जाएगी इसलिए वो एग्रीमेंट अपोज्ड होगी पब्लिक पॉलिसी के। एंड एनी एग्रीमेंट बेस्ड ऑन कंसिडरेशन विच इज इमोरल इज वुड, फॉर एग्जांपल इफ पर्सन मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर हिज डॉटर टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन एंड रिसीव सम मनी इन रिटर्न, मतलब सपोज कीजिए वो अपनी बेटी को बेचता है और उससे पैसे लेता है किसी पर्सन से, तो वो इमोरल है हमारे लिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, कोई भी एग्रीमेंट जो क्रिएट कर रहा है इंटरेस्ट जो ड्यूटी के अपोजिट, कोई भी आपकी ड्यूटी बनती है उसके अपोजिशन में अगर आपको कोई मतलब वो ड्यूटी ना करने के लिए आपको कोई पैसे दे रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिशन कहलाएगा। एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन पर्पस का कोई प्रमोशन के लिए इम्प्रॉपर प्रमोशन करवा रहा है, मतलब तरीके से लिटिगेशन का काम नहीं हो रहा है फिर भी उसके लिए एग्रीमेंट हो रहा है प्रमोशन करवाने के लिए, तो वो गलत होगा। दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, ये मेंटेनेंस का और चैम्बर्टी का। मेंटेनेंस का विच इज़ एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू another person to bring or defend legal proceeding when the person giving assistance has no legal interest of his own in such proceeding। देखो for example if A promise to pay 10,000 to B if the latter will file a suit against C, A कहता है कि मैं B को मैं तो 10,000 रुपये दे दूँगा अगर तू C के अगेंस्ट सूट फाइल कर दे, एंड B एग्रीज और B एग्री हो जाता है उस पर। द एग्रीमेंट बिटवीन द टू वुड बी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बेस पे एग्रीमेंट हो गया। द पर्पज़ ऑफ ए इज़ ओनली टू अनॉय और हरास सी, ए का पर्पज़ सिर्फ सी को हरास करना है कि भाई ये गलत काम कर रहा है, एंड एनकरेज लिटिगेशन टू कॉज हिम इनकन्वीनियंस, और उसके रिगार्डिंग लिटिगेशन चार्जेस लगाने हैं सी के रिगार्डिंग। आगे है चैम्बर्टी, which is an agreement whereby one party is to assist the other to bring an action for recovering money or property and share the proceeds of such action. The difference between maintenance and chambirty is that in a maintenance agreement the person giving the assistance does not have any right. Difference between maintenance and chambirty क्या है, is that is a in a maintenance agreement, मेंटेनेंस एग्रीमेंट और चैम्बर्टी एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, इज़ दैट इन मेंटेनेंस एग्रीमेंट के अंदर द पर्सन गिविंग द असिस्टेंट डज नॉट हैव एनी राइट, जो असिस्टेंट गिर रहा है उसके पास राइट नहीं है, वेयर एज चैम्बर्टी एग्रीमेंट ही हैज़ द राइट टू रिसीव ए शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ लिटिगेशन। देखो उस जो मेंटेनेंस के अंदर ए के पास कोई राइट नहीं था कि उसको कुछ शेयर मिलेंगे, ठीक है भाई, उसको सिर्फ उसका काम ये था कि हरास करना है सी को, लेकिन चैम्बर्टी के अंदर उसको भी शेयर मिलेगा उस चीज़ का। आगे है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बीइंग अनलॉफुल इन पार्ट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बीइंग अनलॉफुल इन पार्ट किस पार्ट के अंदर अनलॉफुल हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 इफ़ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट आर पार्शली अनलॉफुल, एक ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन एक एग्रीमेंट के अंदर कुछ एक अमाउंट में अनलॉफुल है,
देन द एग्रीमेंट इज वॉइड, तो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। कंसिडर एन एग्जाम्पल, ए प्रोपोजेस टू बी टू लुक आफ्टर अ बिजनेस दैट डील्स इन लीगल इम्पोर्ट्स एंड स्मगलिंग एंड प्रोमिसेस टू पे। देखो, ए बी को बोलता है कि मेरे बिजनेस को देख, जो बिजनेस किसी से डील करता है, कुछ तो लीगल इंपोर्ट करवाता है और कुछ स्मगलिंग करवाता है, ठीक है। एंड प्रोमिसेस टू पे यानी कि आधा पार्ट तो इलीगल हो गया उसका, आधा पार्ट इलीगल हो गया स्मगलिंग वाला, ठीक है। एंड प्रोमिसेस टू पे हम 10,000 रुपये पर मंथ, उसको कहा देख रेख करियो और 10,000 पर मंथ तेरे को दूंगा। टू विच बी एग्री, इसके ऊपर बी एग्री हो जाता है। द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रोमिस एंड बीस कंसिडरेशन आर नॉट टोटली लाफुल। वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाया कि प्रॉपर तरीके से लाफुल नहीं है, वो अनलाफुल है किसी पार्ट पर, ठीक है, क्योंकि एक काम लीगल हो रहा है उसमें और कुछ काम स्मगलिंग का हो रहा है, इलीगल हो रहा है, ठीक है, तो वो वॉइड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था लाफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर सुन रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।